नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार पटना पहुंचे लालू यादव। शपथ ग्रहण समारोह में आरजेडी सुप्रीमो नहीं हुए थे शामिल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी नेता पर राष्ट्रध्वज के अपमान का लगा आरोप, पुलिस ने दर्ज कर ली शिकायत। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने लखीमपुर खीरी के लिए निकले पंजाब के किसान। चौथी खबर में जिक्र होगा कन्हैया कुमार का बड़ा आरोप, कहा देश में सरकारी संपत्ति की लूट और सरकार के दोस्तों को छूट मिली हुई है। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र गुजरात का, गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, 1125 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ कर लिया गया जब्त, हिरासत में लिए गए 6 लोग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार पटना पहुंचे लालू यादव। शपथ ग्रहण समारोह में आरजेडी सुप्रीमो नहीं हुए थे शामिल। जी दोस्तों, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार आरजेडी प्रमुख लालू यादव बुधवार को शाम पटना पहुंचे और राज्य में नई सरकार के गठन के बाद वो पहली बार बिहार आए हैं। पटना एयरपोर्ट पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अपने चहेते नेता का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि लालू यादव सोमवार को ही पटना आने वाले थे और मंगलवार होने वाले मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम था, मगर तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो पटना नहीं आ सके। गौरतलब है कि पिछले दिनों पटना स्थित राबड़ी आवास पर सीढ़ियों से गिरने के बाद लालू यादव के कंधे पर फ्रैक्चर हो गया था और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली एम्स में उनका कुछ दिन इलाज चला। तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उसके बाद से लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास में ही थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नेता पर राष्ट्रध्वज के अपमान का लगा आरोप, पुलिस ने दर्ज कर लिया शिकायत। जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप में मंगलवार यानी 16 अगस्त को कावरती पुलिस ने बीजेपी महासचिव मोहम्मद कासिम एचके के खिलाफ कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला दर्ज किया। दरअसल बीजेपी नेता पर अपनी पत्नी के साथ राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा कर तस्वीर खिंचवाने और सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजकर पेश होने को कहा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने लखीमपुर खीरी के लिए निकले पंजाब के किसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 72 घंटे तक चलने वाले धरने में हिस्सा लेने के लिए पंजाब से किसान बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्याय की मांग के लिए 18 से 20 अगस्त तक विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था। वहीं दोस्तों, किसान केंद्र सरकार से वापस लिए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान दर्ज मामले को वापस लेने, साल भर के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की भी मांग कर रहे हैं। पंजाब के किसानों का कहना है कि हम वहां 72 घंटे तक चलने वाले धरने में हिस्सा लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कला ने कहा है कि महिलाओं सहित लगभग 2000 किसान विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कन्हैया कुमार ने कहा देश में सरकारी संपत्ति की लूट और सरकार के दोस्तों को मिली हुई है छूट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा है कि देश के 5 सबसे अधिक बेरोजगार दल वाले राज्यों में बिहार शामिल है। और कन्हैया कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस बिहार में सरकार में आई है, ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता रोजगार और लोकतंत्र की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि रोजगार के सवाल को प्राथमिकता से उठाना होगा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि देश में अब 2 तरह के वोट हैं। इनमें से एक वो वोट है जो देश को बेच रहे हैं और दूसरे वो जो देश को बचा रहे हैं। इस समय देश को बेचने और देश को बचाने की लड़ाई चल रही है। सरकारी संपत्ति की लूट और सरकार के दोस्तों को छूट मिली हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी सफलता, 1125 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ जब्त, हिरासत में लिए गए 6 लोग। जी दोस्तों, गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते ने वडोदरा शहर के पास एक निर्माणाधीन फैक्ट्री से 1125 करोड़ रुपए कीमत का 225
225 किलोग्राम मादक पदार्थ मेफड्रोन बरामद होने के सिलसिले में 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एटीएस के पुलिस अधीक्षक सुनील जोशी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि जब्त किया गया नशीला पदार्थ भरूच जिले के सायखा गांव में एक रसायन फैक्ट्री में बना था और उसे वडोदरा जिले के सावली तालुका में निर्माणाधीन फैक्ट्री से प्रसंस्कृत किया जा रहा था। दोस्तों उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर गुजरात एटीएस की एक टीम ने मंगलवार सुबह इस फैक्ट्री और गोदाम में छापा मारा और 225 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1125 करोड़ रुपए है। जोशी ने कहा कि निर्माणाधीन फैक्ट्री का मालिक सूरत निवासी महेश वैष्णव है, जो गिरोह का सरगना है और वडोदरा में रहने वाला है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वडोदरा में बीजेपी पर जमकर बरसे सीएम अशोक गहलोत, गुजरात मॉडल को लेकर दिया ये बड़ा बयान। जी दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात आए हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वडोदरा में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत गुजरात के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस दौरान सीएम अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने गुजरात मॉडल को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए। सीएम गहलोत ने कहा कि जो गुजरात मॉडल की बात करते थे वो तो प्रधानमंत्री बन गए। गुजरात मॉडल क्या है ये जनता के सामने आ गया। गुजरात मॉडल कुछ था ही नहीं, अब इस मॉडल की पोल खुल गई है और इस मॉडल में सारी समस्याएं हैं जिससे लोग परेशान हैं। वडोदरा के सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत अहमदाबाद जाएंगे। अहमदाबाद में सीएम अशोक गहलोत कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और फिर इसके बाद वहां से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। गुजरात कांग्रेस इकाई के प्रवक्ता मनीष दोशी ने सीएम गहलोत के कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया ट्वीट, जिसके बाद दिल्ली में जबरदस्त मचा बवाल। जी हाँ दोस्तों, ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में देंगे रोहिंग्याओं को फ्लैट। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहरी दिल्ली के बक्करवाला में अपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और उन्हें बुनियादी सुविधाएं और पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग इसकी इजाज़त नहीं देंगे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने और रोहिंग्याओं को आवास प्रदान करने के बजाय उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था करने का आग्रह करते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अजीत डोभाल की सुरक्षा में चूक के मामले में बड़ी कार्रवाई, सरकार ने 3 कमांडो को हटाया। जी दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा में चूक मामले में केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 कमांडो को हटा दिया है और इस साल फरवरी में अजीत डोभाल की सुरक्षा में उस समय चूक हुई थी जब कार में सवार अज्ञात व्यक्ति दिल्ली स्थित उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उस समय पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया था और दोस्तों सूत्रों के हवाले से बताया गया कि डोभाल की वीआईपी सुरक्षा से जुड़े उप महानिरीक्षक और कमांडेंट का तबादला कर दिया गया है। अजीत डोभाल के हाई सिक्योरिटी वाले घर में घुसने की कोशिश करने वाला शख्स एक लाल कलर की एसयूवी में सवार था और समय रहते कार को इंटरसेप्ट किया गया और उस व्यक्ति को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के जवानों ने पकड़ लिया, जो एनएसए डोभाल के घर की सुरक्षा में लगे थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी मंत्री का कॉल रिकॉर्डिंग लीक, भाजपा सरकार में हर काम नमस्कार, स्वागत करते हैं आज के बड़े और मुख्य समाचार के इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही है। चलिए आपको बता दें कि अखिलेश के हार का कारण क्या बना। चल रही अंदरूनी खींचतान को दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास उस वक्त ज्यादातर संभव था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते, अगर बात को मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर समर्थन दर्ज कर दीजिएगा। आज योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात किया राष्ट्रपति से, क्या हुई बातचीत बताएंगे वीडियो के आगे माध्यम से। साथ ही साथ बताएंगे आज की बड़ी खबर में प्रियंका ने कहा कर दी चूक जिसके कारण कांग्रेस को होना पड़ा विलुप्त। इसके साथ बताएंगे नई और स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को लेकर के क्या कहा इंडियन रेलवे ने। दिल्ली के खिलाफ राकेश टिकैत एक बार फिर से पहुंचने वाले हैं। इसके साथ साथ जहां आपको जाने कि आरएलडी का सबसे बड़ा ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर जयंत चौधरी की, पेट्रोल और डीजल का क्या है ताजा भाव, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए आप हमारे साथ, खबरों को विस्तार से देखते हैं। दोषियों को रिहा कर दिया गया है। सबसे पहले बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं और यह खबर अखिलेश यादव को लेकर के है। अखिलेश यादव हार के बाद में अपनी चुप्पियों को साधे हुए हैं। लगातार उनके द्वारा किसी भी बातों को कहने से वह बच रहे हैं। इस दौरान
उनके द्वारा 5 लाख वोटों का जिक्र किया गया है। वही साथ ही साथ ईवीएम मशीनों में हुई छेड़छाड़ को लेकर के जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिया है और राष्ट्रपति समेत देश के हाई कोर्ट से उन्होंने अपील भी की है कि इस रिकॉर्डिंग की जांच होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि अगर आप इस बात को मानते हैं, स्तंभ है और उन्होंने नारी शक्ति का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमपी में गेम चेंजर वोट बैंक पर कांग्रेस की नज़र, कमलनाथ ने तैयार किया मास्टर प्लान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। कांग्रेस और बीजेपी हर उस वर्ग को साधने में जुट गई है जो प्रदेश की सियासत में अहम साबित होता है, क्योंकि देश में जैसे ही कोई राज्य चुनाव की तरफ बढ़ता है वहां जातिगत समीकरणों की बात हमेशा शुरू हो जाती है। कांग्रेस प्रदेश के ऐसे ही एक बड़े वोट बैंक को साधने की तैयारी में शुरू कर दी है, और क्योंकि ये 15% वोट बैंक प्रदान कर सत्ता में गेम चेंजर माना जाता है। राजनीतिक जानकारों का तो यहाँ तक का मानना है कि इस 15% वोट बैंक की वजह से ही 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी, और ऐसे में कांग्रेस की नज़र अभी से इस वोट बैंक पर है, तो बीजेपी भी इस बात से अनजान नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यसभा के उपसभापति पर बने रहेंगे हरिवंश, जेडीयू ने खेला यह नया दांव। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें कि बिहार में बदली सियासी बयार का असर राज्यसभा तक पहुंच गया है। जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा के उपसभापति पद से हरिवंश नारायण भी इस्तीफा दे देंगे, और इसी बीच जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह खुद सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि हरिवंश नारायण को अपने पद से इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जेडीयू का एनडीए से अलग होना एक राजनीतिक फैसला है। जहां तक कि उच्च सदन में डिप्टी स्पीकर के पद की बात है तो उसका बिहार के सियासी घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, राजनीतिक दलों को वादा करने से नहीं रोक सकते। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक दलों के मुफ्त चुनावी वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है, और कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों को लोगों से वादा करने से नहीं रोका जा सकता। सवाल इस बात का है कि सरकार धन का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, सुप्रीम अदालत ने इस मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है, और कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्ष इस मामले में कमेटी के गठन पर शनिवार तक अपने सुझाव दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव में मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर रोक की मांग की गई थी, और इस पर सुनवाई हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। कर्नाटक की सरकार पर खतरा, लीक ऑडियो में बोले मंत्री सरकार चला नहीं रहे, जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में जब से बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कई बार ऐसी चर्चाएं उठी हैं कि बोम्मई को सीएम पद से हटाया जा सकता है, और अब एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें कर्नाटक सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि राज्य की सरकार चल नहीं रही बल्कि किसी तरह मैनेज की जा रही है। राज्य के विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बाकी हैं, और मंत्री जे.सी. मधुस्वामी ने इस वायरल क्लिप में कहा कि किसी तरह 8-9 महीने खींचना है बस। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी ये स्वीकार किया है कि यह ऑडियो सही है। हालांकि उनका कहना है कि इसे गलत संदर्भ में लिया जा रहा है। उनका कहना है कि राज्य सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महागठबंधन की सरकार का विस्तार, बिहार में नीतीश कैबिनेट के 5 शक्तिशाली मंत्री बने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार बन चुकी है और महागठबंधन की सरकार का विस्तार हो गया है, जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में 31 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें जो 5 सबसे शक्तिशाली मंत्री हैं वो हैं विजेंद्र यादव, जिनको आपको बता दें कि ये नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और यहाँ इनको मंत्रालय मिला है और ये भी एक पावरफुल मिनिस्टर में गिने जाएंगे। दूसरे हैं मदन साहनी। मदन साहनी 3 बार के एमएलए, इनको सैनी समाज से होने का लाभ मिला है और मदन सैनी मंत्री भी रह चुके हैं और ये दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और दोस्तों, अशोक चौधरी तीसरा नाम है, ये भी मंत्री बनाए गए हैं। संजय कुमार झा और विजय कुमार चौधरी, ये 5 लोग हैं जो ताकतवर बना दिए गए हैं यहाँ पर नई सरकार में। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार ने सोचा था कि 370 हटाने के बाद कश्मीरी पंडितों को फ़ायदा होगा, लेकिन वो असुरक्षित हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया ये बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर हुए आतंकी हमले को लेकर सियासी बयानबाजी
शुरू हो गई है और कश्मीरी पंडितों पर हुए आतंकी हमले के बहाने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 का राग अलापा है, जिसे मोदी सरकार ने कश्मीर से हटा दिया था। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने सोचा था कि 370 को हटाने से कश्मीरी पंडितों को फायदा होगा, लेकिन वो असुरक्षित हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि कश्मीर में बीजेपी द्वारा नियुक्त LG हैं, मोदी का प्रशासन है, वो नाकाम साबित हुआ। 370 को हटाया गया कि कश्मीरी पंडितों को फायदा होगा, लेकिन वो असुरक्षित हैं। कश्मीरी पंडित छोड़कर जाना चाहते हैं और ये मोदी सरकार की नाकामी है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। वही शोपियां में कश्मीरी पंडित भाइयों पर हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि समय आ गया है कि PM और गृह मंत्री अपनी कश्मीर नीति को लेकर देश को संबोधित करें और श्वेत पत्र पेश करें। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बताए कि आखिर क्यों उसकी कश्मीर नीति विफल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार दोनों भाई शोपिया के चोटीगाम गांव में एक सेब के बागान में थे और तभी आतंकियों ने उन पर गोलीबारी कर दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस शुरू करेगी भारत जोड़ो यात्रा, तारिक अनवर का बयान, देश में विनाशकारी ताकतें हैं सक्रिय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कई मुद्दे को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और इसी सिलसिले में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है। कांग्रेस ने कहा है कि देश को भारत जोड़ो यात्रा जैसे कार्यक्रमों की बेहद ज़रूरत है। कांग्रेस ने कहा कि देश में विनाशकारी ताकतें बहुत सक्रिय हैं। भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को इन विनाशकारी ताकतों को संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में पार्टी कार्यालय इंदिरा भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि हाल ही में उदयपुर में चिंतन शिविर के दौरान ये निर्णय लिया गया था कि पार्टी को लोगों से जुड़ने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए और सत्तारूढ़ भाजपा और RSS द्वारा बनाई गई विभाजनकारी ताकतों की विचारधारा का कड़ा विरोध करना चाहिए। तारिक अनवर ने आगे कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण समय से गुजर रहा है। देश में विभाजनकारी और सांप्रदायिक ताकतें इसे धार्मिक आधार पर विभाजित करने के मिशन के साथ सक्रिय हैं। ये ताकतें उस पार्टी के खिलाफ भी काम कर रही हैं जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी को मनाने में जुटी कांग्रेस, अध्यक्ष पद के चुनाव में देरी की संभावना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से करेगी और ये यात्रा लंबी चलने वाली है और इसीलिए अगर तब तक अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ तो इसमें और देरी की संभावना है। और दोस्तों, कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए मनाने में अब तक असफल रहे हैं और जिसकी वजह से कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में देरी हो सकती है। राहुल गांधी ने फिलहाल चुनाव लड़ने से स्पष्ट संकेत कोई नहीं दिए हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई साफ जवाब न मिलने की वजह से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक नहीं बुलाई जा रही जिसमें चुनाव की तारीख को ऐलान होना है और कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मुताबिक उसने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आगामी चुनाव को लेकर माहौल बनाने में जुटी पार्टियां, यात्राएं कर जनता को साधेंगे दोनों दल के प्रमुख। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी यात्राओं के जरिए माहौल बनाने में लग गई है और इसके लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और बीजेपी के लिए PM मोदी मध्य प्रदेश में अपनी यात्राओं के जरिए 2023 के लिए जीत मार्ग प्रशस्त करेंगे। मध्य प्रदेश में 7 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे और बीजेपी सरकार नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी मुख्य समाचार के इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही है। चलिए आपको बताते हैं कि अखिलेश के हार का कारण क्या बना। तेलंगाना CM और राज्यपाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास उस वक्त ज्यादातर संभव था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते, अगर बात को मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर समर्थन दर्ज कर दीजिएगा। आज योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात किया राष्ट्रपति से, क्या हुई बातचीत बताएंगे वीडियो के आगे माध्यम से। साथ ही साथ बताएंगे आज की बड़ी खबर में प्रियंका ने कहा कर दी चूक जिसके कारण कांग्रेस को होना पड़ा विलुप्त। इसके साथ बताएंगे नई और स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को लेकर के क्या कहा। इंडियन रेलवे ने दिल्ली के घिराव
खबर राकेश टिकैत एक बार फिर से पहुंचने वाले हैं। इसके साथ साथ जहां आप बता दें कि आरएलडी का सबसे बड़ा ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर जयंत चौधरी की, पेट्रोल और डीजल का क्या है ताजा भाव, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ, खबरों को विस्तार से देखते हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं और यह खबर अखिलेश यादव को लेकर के है। अखिलेश यादव हार के बाद भी अपनी चुप्पियों को साधे हुए हैं। लगातार उनके द्वारा किसी भी बातों को कहने से वह बच रहे हैं। इस दौरान उनके द्वारा 5 लाख वोटों का जिक्र किया गया है। वही साथ ही साथ ईवीएम मशीनों में हुई छेड़छाड़ को लेकर के जो रिकॉर्डिंग